बीपीएससी द्वारा जो सबसे लास्ट एग्ज़ाम जो अभी हुआ है हाल फिलहाल में, उसी का ये क्वेश्चन है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका, जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था मार्च 2022 में। ये पेपर मार्च 2022 में बीपीएससी द्वारा आयोजित करवाया गया, जिसी का पेपर लिया हुआ है ये सिविल इंजीनियरिंग का। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पेपर है अगला एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला बीपीएससी का आगे जो एग्ज़ाम है उसके लिए, उसी का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर 5 है सिविल इंजीनियरिंग का, सीरीज डी का पेपर है ये। इसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन देखते हैं। टोटल इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 घंटा टाइम दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में। तो आगे देखते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है। टोटल 50 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ऑल क्वेश्चन आर इक्वल मार्क्स, मीन्स एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का, तब कहीं जाके 100 नंबर आएगा। मीन्स 1 घंटा में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 100 नंबर आएगा इसका, इंस्ट्रक्शन में है। और इसमें अगर इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखा जाए तो मेन इंस्ट्रक्शन इसमें है कि इसमें अगर मेन इंस्ट्रक्शन देखा जाए तो इसमें नॉट निगेटिव मार्किंग है। मीन्स निगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहता। बीपीएससी में जो आयोजित होता है एग्ज़ाम, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नो निगेटिव मार्किंग। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो OMR शीट रहता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, OMR शीट जो रहता है उसमें हम लोग कौन सा पेन यूज कर सकते हैं, तो ब्लैक और ब्लूइश, मतलब ब्लू या ब्लैक कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो विथ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, अगर हम कॉम्पैक्शन एनर्जी का वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, वो पूछ रहा है कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी का वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं तो किस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मीन्स वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी पे पूछ रहा है। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वाटर कंटेंट जो है वो डिक्रीज करेगा और ड्राई डेंसिटी जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी पे पूछ रहा है। तो मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर कॉम्पैक्शन एनर्जी को हम लोग बढ़ाते हैं तो वाटर कंटेंट जो होगा वो डिक्रीज करेगा और जो ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वाटर कंटेंट बोथ तो नहीं होगा। ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीज, ठीक है, वाटर कंटेंट मेरा डिक्रीज कर रहा है, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज, तो ड्राई डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से मेरा आंसर बी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्जगी वेयरिंग कैपेसिटी। जो टर्जगी वेयरिंग कैपेसिटी होता है NC, NQ, N गामा अरे फंक्शन ऑफ, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये मेनली डिपेंड करता है किस पे, तो सिर्फ फाई पे डिपेंड करता है। मीन्स एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, कोहेजन पे वो डिपेंड नहीं करता। तो NC, NQ और N गामा डिपेंड्स ओनली ऑन इंटरनल फ्रिक्शन। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट KA जनरली रिफर टू। जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है KA का जो हम लोग वैल्यू जानते हैं, कोफिशिएंट देखा जाए तो 1 + sin फाई डिवाइड बाई 1 माइनस, सॉरी ये पैसिव का हो रहा था, एक्टिव का क्या होता है 1 - sin फाई डिवाइड बाई 1 + sin फाई होता है, ये एक्टिव का होता है। पैसिव में देखा जाए तो K एक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या 1/K एक्टिव इंटू मल्टीप्लाई करें K पैसिव में तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि K एक्टिव इज इक्वल टू 1/K पैसिव। तो हम लोग ये जो देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है किसका रिफर करता है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है मेनली जो होता है इफेक्टिव स्टेज पे और निकाला जाता है, इफेक्टिव स्टेज के लिए ये निकाला जाता है यहाँ पे इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शैलो फाउंडेशन ऑन ए सैंड इज रिड्यूस अबाउट व्हेन द वाटर टेबल राइज टू द ग्राउंड सरफेस। बोल रहा है कि अगर ये मेरा मान लीजिए फाउंडेशन हो गया, ये मेरा फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन दिया हुआ है, तो अगर और ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। तो बोल रहा है कि अगर वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड लेवल तक चला जाए, मीन्स पानी जो है यहाँ तक आ जाए, तो जो शैलो फाउंडेशन का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा जाए तो CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 1/2, ये अगर स्ट्रिप फुटिंग में निकाला जाए तो हाफ
बी गामा एन गामा होता है स्टीप फुटिंग के लिए अकॉर्डिंग टू टर्जगी थ्योरी के लिए अगर सैलो फाउंडेशन में और स्टीप फुटिंग में निकाला जाए तो इसका फॉर्मूला ये होता है। और ये फैक्टर ये दोनों फैक्टर है, दोनों वाटर लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम अगर दोनों का लेवल चला जाए ऊपर, अगर इसका अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो वाटर कोफिशिएंट देखा जाए सेकंड टर्म के लिए तो 1/2 होता है 1 प्लस जेड गामा वाला टर्म में देखा जाए तो जेड गामा डिवाइड बाई बी। और सेकंड में अगर देखा जाए और जो क्यू वाला जो टर्म था उसके लिए तो 1/2 1 प्लस जेड क्यू डिवाइड बाई बी। अगर दोनों का जो यहाँ अगर जैसे ही वाटर लेवल जो है अगर ये वाटर लेवल जो है अगर सरफेस लेवल पे पहुँच जाता है तो इसका कहने का मतलब होता है कि जेड गामा का वैल्यू भी 0 हो जाता है और जेड क्यू का वैल्यू भी 0 हो जाता है। जब बॉटम लेवल पे ये सरफेस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे वाटर लेवल पहुँच जाए उस केस में तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा और ये टर्म दोनों 0 हो जाएगा। तो दोनों को फैक्टर देख रहा है 1/2 आ रहा है। तो जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो मेरा था, सेकंड टर्म सी एन सी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म मेरा क्या था फर्स्ट टर्म हो गया, ये वाटर लेवल पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड टर्म मेरा क्या था गामा डी एफ इंटू एन क्यू, ये सेकंड टर्म हो गया। और थर्ड टर्म क्या था मेरा हाफ बी गामा एन गामा, ये थर्ड टर्म था। ये और ये तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है जो वाटर लेवल पे डिपेंड करता, तो दोनों में एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, वही फैक्टर को हम लोग वाटर लेवल फैक्टर बोलते हैं। और दोनों का हम लोग डेफिनेशन देखें, दोनों का वैल्यू अगर मैक्सिमम अगर जेड गामा का वैल्यू अगर 0 करते हैं और जेड क्यू का वैल्यू 0 करते हैं, उस केस में देखें कि 1/2 आ रहा था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि रिड्यूस कितना से करेगा। अगर वाटर लेवल ग्राउंड लेवल पर पहुँच जाए तो जो अल्टीमेट स्ट्रिंग जो है वो 1/2 हो जाता है, 1/2 से रिड्यूस कर जाता है। तो रिड्यूस कितना कर रहा है 1/2 से, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 50% लिख सकते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट है द परमिसिबल सेटलमेंट इन मैक्सिमम इन केस ऑफ, अगर परमिसिबल सेटलमेंट देखा जाए, परमिसिबल सेटलमेंट पूछ रहा है कि मैक्सिमम किस में होगा। तो परमिसिबल सेटलमेंट का अगर देखा जाए तो आइसोलेटेड फुटिंग क्ले आइसोलेटेड फुटिंग है और क्ले में आइसोलेटेड फुटिंग है और क्ले में है, तो इसमें मैक्सिमम कितना होता है। आइसोलेटेड फुटिंग क्ले के लिए देखा जाए तो मैक्सिमम इसमें कितना होता है 65 mm होता है। आइसोलेटेड फुटिंग अगर सैंड में देखा जाए तो कितना होता है 40 होता है। राफ्ट में देखा जाए क्ले है तो 65 से लेकर के 100 mm में, सारा डायमेंशन mm में है। और सैंड में जो होता है वो कितना होता है तो 40 to 65 mm होता है। आइसोलेटेड फुटिंग क्ले में 65 mm, आइसोलेटेड फुटिंग सैंड में 40 mm, सारा डायमेंशन mm में है। राफ्ट क्ले है तो 65 to 100, राफ्ट सैंड है तो 60 से 100, 40 to 65। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो मैक्सिमम मेरा किस में है राफ्ट क्ले में। इस तरह से मेरा आंसर जो हो जाएगा राफ्ट क्ले होगा। नेक्स्ट है द टोटल डिग्री ऑफ इनडरमेसी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फॉर द ब्रिज ट्रस सो इन बिलो। तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी बराबर क्या होता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। या फिर दूसरा इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 2j। m टोटल दिया हुआ कितना मेंबर गिनेंगे इसमें तो कितना आ रहा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर, m दिया हुआ 20 है। सपोर्ट 2 2 4 हो गया, ज्वाइंट के हुआ है 1 2 3 4 10, तो 2 × 10 10 20 से 10 कितना हो गया 4, दैट इज 4। सिंपल इसमें फॉर्मूला याद रखना है m प्लस आर माइनस 2j, दैट इज 4 आएगा। नेक्स्ट है द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम शोन बिलो। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछ रहा है फिर से, तभी हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होता है क्या होता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है अगर इसको देखा जाए तो r-3 ट्रस के केस में है या ट्रस के केस में फ्रेम के केस में, तो अगर एक्सटर्नल का देखा जाए तो r-3 r नंबर ऑफ सपोर्ट होता है, सपोर्ट रिएक्शन। इंटरनल इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ क्लोज लूप किस में है तो 3c होता है, 3c माइनस r होता है, बट r यहाँ पे इंटरनल इंच को इसमें है नहीं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका देखा जाए तो डी एक्सटर्नल जो देखा जाए वो कितना हो जाएगा r-3, तो 2 रिएक्शन यहाँ एक रिएक्शन यहाँ, तो 3 - 3 दैट इज 0। इन एक्सटर्नल रिएक्शन एक्सटर्नल जो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी हो गया वो 0 हो गया। टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितना होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल कितना हो जाएगा 3c माइनस r। r क्या होता है r' बोलो या r बोलो,
ये नंबर ऑफ इंटरनल हिंज होता है। तो यहाँ पे 0 है, नंबर ऑफ क्लोज लूप यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 0 तो 6 18, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 0 यहाँ पे 18, तो टोटल कितना हो गया मेरा 18। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ए 2 hinge parabolic arc consider the arc to be initially unloaded। इनिशियली अनलोडेड कंसिडर करने बोल रहा है। 2 hinge parabolic arc है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं 2 hinge arc में तो क्या होता है। 2 hinge arc में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो इंक्रीज करेगा कहाँ पे और मैक्सिमम हो जाएगा क्रोन पे। मैक्सिमम बेंडिंग, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं 2 hinge arc में तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा और इंक्रीज कहाँ पे करेगा क्रोन पे। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। फॉर ए कॉलम हिंज एट द बोथ एंड्स द क्रिटिकल लोड इज पी। बोल रहा है कि कॉलम हिंज है किसके लिए, बोथ एंड है, मतलब बोथ एंड हिंज है। अगर बोथ एंड हिंज है, बोथ एंड अगर हिंज दिया हुआ है, बोथ एंड हिंज है, उस केस में इसका जो कॉलम लोड है वो पी है। तो हम लोग जानते हैं कि जब बोथ एंड हिंज रहता है तो एल इफेक्टिव कितना हो जाता है, इसका एल के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फॉर ए कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड द फ्री एट द अदर एंड देन द क्रिटिकल लोड। अब ये क्या बोल रहा है कि एक एंड को फिक्स कर दिए और दूसरा एंड फ्री कर दिए, तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि एल इफेक्टिव कितना हो जाता है, एल इफेक्टिव जो हो जाता है 2L हो जाता है। तो इस केस में लोड था पी था, तो इस केस में पूछ रहा है कि पी डस का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पी का जो वैल्यू होता है, अगर क्रिटिकल लोड का वैल्यू देखा जाए, फार्मूला देखा जाए तो कितना होता है पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो सेकंड में 1/2 है, सेकंड में 2 है तो नीचे कितना 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, दैट इज P/4 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब P जो सेकंड का हो जाएगा क्रिटिकल 2 का, वो P फर्स्ट का P1/4 हो जाएगा, दैट इज सी। सिंपल सा फॉर्मूला है पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। नेक्स्ट है द पिन जॉइंट कैंटिलीवर ट्रस इन लोडेड सॉइन फीड बिलो। एक पिन जॉइंट दिया हुआ है तो पूछ क्या रहा है इसमें, फोर्स इन मेंबर ED, ED में पूछ रहा है। ED कहाँ देख लेते हैं, E और D। यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट में हम लोग जानते हैं कि जब भी रिएक्शन लगता है तो वर्टिकली डायरेक्शन में लगता है, या तो इधर लगेगा और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लगेगा, क्योंकि ये हिंज है तो दोनों साइड लगेगा। लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटली कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ पे देख रहे हैं HE बराबर होगा HA के मैग्नीट्यूडली, और डायरेक्शन देखा जाए तो अपोजिट होगा, एक इधर लगेगा तो एक इधर की ओर लगेगा। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। अगर रिएक्शन समेशन ऑफ मोमेंट अगर निकाला जाए ए पे 0 कर दें तो यहाँ से निकाल सकते हैं एक H का वैल्यू। और दूसरा बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू ट्रस रूल कि 2 रिएक्शन अगर एक जॉइंट पे 3 फोर्स लग रहा है, 3 तरह से फोर्स लग रहा है और उसमें से 2 लीनियर है, तो तीसरा जो मेंबर होता है उसमें ऑटोमेटिक जो फोर्स है वो 0 हो जाता है। ये फोर्स और ये फोर्स और ये 3 लग रहा था तो इसमें ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू टोटल होगा वो इसका बराबर हो जाएगा। इसमें कॉम्प्रेसिव लगा रहे हैं इधर से, और इसमें जो फोर्स होगा वो कॉम्प्रेसिव होगा, वो कितना होगा, समेशन ऑफ मोमेंट एक करेंगे 0 करेंगे तो करेंगे कितना आएगा 40 × 6 मीन्स 40 × 6 बराबर, यहाँ इसको H मान लेते हैं तो H × 3, H × 3 यहाँ से करें तो H से 3 से 2 करते हैं तो H बराबर कितना आ गया, तो 80 आ गया। समेशन ऑफ मोमेंट ए बराबर 0 किए तो यहाँ से 40 × 6 इज इक्वल टू H × 3, H का वैल्यू आ गया मेरा 80। ठीक है, और दूसरा यहाँ से लग रहा था तो कॉम्प्रेसिव, अगर पॉइंट की ओर जाता है टुवर्ड्स पॉइंट लगता है, टुवर्ड्स पॉइंट अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स जो कॉम्प्रेसिव होता है, और टुवर्ड्स अगर पॉइंट लगता है तो वो कॉम्प्रेसिव होता है, और अवे फ्रॉम पॉइंट होता है तो टेंसाइल होता है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स लग रहा है तो यहाँ कॉम्प्रेसिव होगा और 80 होगा, तो 80 और कॉम्प्रेसिव, दैट इज सी। A simply supported RCC beam, next question क्या कर रहा है, simply supported RCC beam uniformly distributed load has deflection of 100 mm at the center. Simply supported RCC beam carrying uniformly distributed load। अगर एक simply supported beam दिया हुआ है, इस पे UDL डाला हुआ है, तो जो इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है और डिफ्लेक्शन हो रहा है सेंटर पे, वो कितना हो रहा है 100 mm हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, when the both the ends of the beam are fixed then the deflection। सेकंड केस में कह रहा है कि इसका अगर दोनों एंड फिक्स कर दें तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि इसका दोनों फिक्स करने से इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, del 1/5 हो जाएगा। अगर ये सिंपली सेपरेट है और फिक्स करते हैं तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है 1/5 टाइम्स हो जाता है सिंपली सेपरेट का। 1/5 कर देंगे मीन्स 100 डिवाइड बाई 5 दैट इज 20, दैट इज सी। नेक्स्ट है ए बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फिर बोल रहा है ए बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड
थ्रू इट्स लेंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। इसमें से स्ट्रेन एनर्जी होगा और किस में मैक्सिमम होगा। तो स्ट्रेन एनर्जी का हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2EI। इसको 0 से L तक अगर L स्पैन मान लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे सॉल्व करने के बाद तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा स्ट्रेन एनर्जी का वो कैंटिलीवर के केस में आएगा। कैंटिलीवर के केस में जो स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू होता है सबसे मैक्सिमम होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट है द फोर्स इन द मेंबर ए बी ऑफ द ट्रस। ए बी देख लेते हैं कहाँ, ए बी ये है। ए बी में पहुँच रहा फोर्स कितना होगा। तो अभी हम लोग देखे थे कि ट्रस में किसी एक जॉइंट पे 3 फोर्स लग रहा है, किसी एक पॉइंट पे 3 डायरेक्शन से मेंबर कनेक्टेड है और तीनों में लोड लग रहा है। तो जो दोनों मेंबर होता है और इसमें से 2 लीनियर है तो तीसरा में ऑटोमेटिक जो फोर्स होता है वो 0 होता है। तो यहीं पे केस देख रहे हैं कि ये और ये दोनों लीनियर है तो इस फोर्स में ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखें ये और दोनों लीनियरिटी में 0 हो जाएगा। तो ए बी में यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन ए स्पेस स्ट्रक्चर। स्पेस स्ट्रक्चर में पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाइड कितना होता है। तो स्पेस में मेरा 6 होता और प्लेन में अगर देखा जाए प्लेन स्ट्रक्चर में तो 3 होता। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। कह रहे कि पॉइंट लोड डिफ्लेक्शन पूछ रहा है इसमें किस केस में पूछ रहा है। तो मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पूछ रहा है किस केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम है और करेंगे पॉइंट लोड। मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर एक पॉइंट लोड है तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है हम लोग जानते हैं, WL³ डिवाइड बाई 48EI। फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस क्या करा, रेशियो पूछ रहा है किसमें, अंडर द सेम बीम कैरिंग द सेम लोड द टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अभी यूडीएल में है, अभी यूडीएल डाल दिया है और सेम लेंथ है, स्पैन सेम है। तो यूडीएल के केस में कितना होता है, WL4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 384 होता है EI। 5 384 WL4 बटा EI, दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ रहा है मेरा, नीचे इसका 5 आ जाएगा, ऊपर 8 चल जाएगा, मीन्स 8/5 आ जाएगा, दैट इज सी। सिंपल बस फार्मूला लगाना था, WL³ डिवाइड बाई 48 EI आ गया पॉइंट लोड में, सिंपली सपोर्टेड में। और यूडीएल में कितना आ रहा था, WL4 डिवाइड बाई EI होता है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाता है 5 डिवाइड बाई 384। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, इन आर्च द बीम एक्सेप्ट फॉर। इन आर्च इज ए बीम एक्सेप्ट, आर्च में क्या होता है वो पूछ रहा है, एक्सेप्ट फॉर इट डज नॉट रेसिस्ट इंक्लाइन लोड। डज नॉट रेसिस्ट इंक्लाइन फोर्स तो रेसिस्ट करता है। इट डज नॉट रेसिस्ट ट्रांसवर्स फोर्स, ये भी रेसिस्ट करता है। इट डज नॉट अलाउ रोटेशन, अलाउ करता है। इट डज नॉट अलाउ हॉरिजेंटल मूवमेंट को अलाउ नहीं करता, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर रिक्वायर। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, मतलब स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। एंड इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सा होता है इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी होता है प्लस में कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होता है, इस दोनों इसमें ज़रूरी है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम एंड कंपैटिबिलिटी कंडीशन टुगेदर, ठीक है। इक्विलिब्रियम और कंपैटिबिलिटी दोनों हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर डिटर्मिनेट रहता, सिर्फ डिटर्मिनेट रहता तो सिर्फ इक्विलिब्रियम होता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ था, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट में कंपैटिबिलिटी प्लस इक्विलिब्रियम दोनों को काउंट करते हैं, तो इस तरह से सी हो जाएगा। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर टू डिटर्मिनेट, मीन्स इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर रहा है। द नंबर ऑफ फोर्स टू बी रिलीज, तो कितना नंबर ऑफ फोर्स रिलीज होता है, इसी को तो हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कहते हैं। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी वही कहते हैं कि जितना नंबर ऑफ अननोन है जो बच गया है, जो डिटर्मिनेट नहीं होने दे रहा है बीम को, उसी को तो हम लोग डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी कहते हैं। तो कह रहा है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमको नंबर ऑफ फोर्स चाहिए वो क्या होता है, तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी कहते हैं, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, इंटरनल नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी दैट इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का फॉर्मेशन कब होता है,
जब मेरा बीम जो है वो अनस्टेबल हो जाए, जब अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है उस केस में जो होता है मैकेनिज्म को फॉर्मेशन करता है। तो अब रिलेशन देखते हैं, ये कब होता है, हम लोग जब स्टेबल होता है और डिटर्मिनेट होता है, डिटर्मिनेट और स्टेबल होता है तो m बराबर 2j-3, और ग्रेटर होता है तो स्टेबल प्लस डिटर्मिनेट, स्टेबल और इनडिटर्मिनेट होता है, स्टेबल और इनडिटर्मिनेट है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर m बराबर 2j-3 हो गया तो ये स्टेबल हो गया प्लस डिटर्मिनेट हो गया, और अगर ग्रेटर देन 2j-3 m तो स्टेबल हो गया प्लस इनडिटर्मिनेट हो गया, और अगर लेस देन हो गया तो ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो मेरा यहाँ पूछा मैकेनिज्म फॉर्मेशन कब होगा, जब मेरा बीम अनस्टेबल होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्या करा, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड के लिए हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2p/a होता है, और ग्रेजुअली में कितना होता है, p/a। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है द शियर स्ट्रेस ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन। शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है प्रिंसिपल प्लेन पे वो कितना होता है, तो 0 होता है प्रिंसिपल प्लेन पे, दैट इज सी। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज ए वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन कितना परसेंट सैंपल फेल नहीं होना चाहिए, तो 5%। या फिर दूसरा वर्ड में कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वैसा स्ट्रेंथ होता है जहाँ पे 95% जो है सैंपल वो पास हो जाए, 95% सैंपल जो है वो पास हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि 5% फेल हो जाता है। यहाँ पे 5% फेल के लिए दिया होता है तो 5% फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। तो डायमीटर होता है लॉन्गिट्यूडनल बार का, किसमें, कॉलम में कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, दैट इज ए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ट्रेड इन द फ्लाइट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ट्रेड पूछ रहा है फ्लाइट में। हम लोग जानते हैं कि एक फ्लाइट में अगर एक फ्लाइट देखा जाए, अगर एक फ्लाइट देखा जाए, ये मान लिया एक फ़्लाइट हो गया टोटल। हम लोग जानते हैं कि मिनिमम जो होता है नंबर ऑफ़ फ्लाइट, मिनिमम जो होता है वो कितना होता है, स्टेयर इसमें 3 होना चाहिए, और मैक्सिमम एक फ़्लाइट में कितना स्टेयर होना चाहिए, तो 12 होना चाहिए। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 होना चाहिए एक फ़्लाइट में नंबर ऑफ़ स्टेयर। तो पूछ रहा है कि ट्रेड और राइज में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेड और राइज में एक रिलेशन होता है, ट्रेड इज इक्वल टू राइज -1, ट्रेड इज इक्वल टू राइज -1। तो पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ़ ट्रेड कितना हो जाएगा, तो राइज -1 हो जाएगा। फ्लाइट इज इक्वल टू राइज -1, ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो जाएगा, तभी प्रमोट करते हैं ट्रेड इज इक्वल टू होता है राइज -1। तो ट्रेड कितना हो गया मेरा, राइज -1, दैट इज सी। नेक्स्ट है एज पर 456/2000 द एरिया ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक। एरिया ऑफ कंक्रीट ब्लॉक का देखा जाए, हम लोग देखा जाए स्ट्रेस डायग्राम देखा जाए, क्या हो गया स्ट्रेस डायग्राम। तो जो एरिया होता है वो कितना होता है कंक्रीट टायर में, वो एरिया होता है मेरा 0.36 FCK B इंटू XU, 0.36 FCK B XU ये स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर एरिया सिर्फ पूछ रहा है तो एरिया कितना हो जाएगा, 0.36 इंटू XU इंटू B, दैट इज A। नेक्स्ट है इन ए प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज। प्री स्ट्रेस मेंबर में क्या यूज होता है, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट नहीं, लो नहीं हाई होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ओनली स्टील भी होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील दोनों हाई होता है यूज। नेक्स्ट है द सेल्फ बेट पूछ रहा है किसमें, फाउंडेशन में एज्यूम टू बी। सेल्फ बेट होता है 10% कंसीडर किया जाता है कॉलम का, डिजाइन करते हैं कॉलम का, तो सेल्फ बेट जो होता है अगर नहीं दिया रहता है तो उसको कंसीडर करते हैं, वो कितना करते हैं 10% ऑफ कॉलम लोड, दैट इज सी। नेक्स्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कंक्रीट ऑफ द रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, शियर फोर्स डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू विड्थ। मैक्सिमम शियर फोर्स का जो वैल्यू होगा कितना होगा, शियर फोर्स डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू विड्थ। तो लीवर आर्म शियर फोर्स डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू विड्थ, दैट इज डी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IS 456 slabs which span in 2 directions with corner held down are assumed to be divided in each direction into middle stirrups and edge stirrups such that the width of the middle stirrups
हम लोग जानते हैं कि जब टू डायरेक्शन में टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब दिया हुआ है, तो जो सेक्शन होता है वन, जो पार्ट बाहर का जो पार्ट होता है एल बाई एट पार्ट बाहर होता है, एल बाई एट पार्ट इसको डाउन करते हैं, एल डाउन करते हैं। तो जो पूछ रहा है कि सेंटर का पार्ट कितना होगा, तो एल बाई एट इधर, एल बाई एट इधर से दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल में एल बाई एट इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एल बाई एट इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बीच का पार्ट कितना बच गया मेरा, तो 3l/4 बच गया, 3l/4, दैट इज 3/4 ऑफ द विड्थ, दैट इज सी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 1.5 होता है। स्टील के लिए कितना होता है, स्टील के लिए कितना होता है, 1.15 होता है। किसके लिए होता है, स्टील के लिए होता है। नेक्स्ट है, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द बार, if T is the allowable tensile stress and if B is the allowable bond stress, then the bond length is, bond length कितना होगा, तो bond length अगर देखा जाए तो bond length कितना होता है मेरा, bond length का जो वैल्यू होता है वो पूछ रहा है कि bond length का वैल्यू अगर देखा जाए तो एक फार्मूला होता है LD, लिस्ट लैटरल डायमेंशन या लैटरल लेंथ, तो कितना होता है 4 नहीं होता है, लैटरल लेंथ अगर देखा जाए LD का वैल्यू तो 5 सिग्मा ST डिवाइड बाई 4 टॉ BD, तो इससे हम लोग निकालेंगे, जो कंपेयर करेंगे तो इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ अगर स्टील जो है, स्टील का परसेंटेज अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। एक फार्मूला देखते हैं कि 0.36 XUB, अगर हम लोग डेप्थ निकालते हैं इसका एक्चुअल डेप्थ, तो हम लोग देखे हैं कि इसका एरिया इक्वल करते हैं किसका, m टाइम्स स्टील ऑफ एरिया का। यहाँ से अगर निकालें XQ का वैल्यू निकालते हैं तो कितना होता है मेरा, MST डिवाइड बाई 0.36 और B, तो XU जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ स्टील का। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ स्टील जो है, परसेंटेज स्टील इंक्रीज करेंगे तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इंक्रीज करेगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है, RCC बीम नॉट प्रोवाइडेड विथ शियर एनफोर्समेंट में डेवलप क्रैक, एक कोई RCC बीम है उसमें शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उसमें जो क्रैक होगा वो कितना पे डेवलप करेगा, तो ट्रैक जो होता है 45 डिग्री एंगल पे डेवलप करता है, दैट इज सी। नेक्स्ट है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग द सी कोस्ट, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, रेनफोर्स RCC में है, पूछ रहा है किसमें किया था, सी कोस्ट में, तो मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए सी कोस्ट में RCC के लिए, तो M30 होना चाहिए सी कोस्ट के लिए। अगर प्लेन पूछता तो M20 होता प्लेन के लिए, अगर प्लेन कंक्रीट रहता तो M20, लेकिन RCC कंक्रीट है तो M30, यहाँ पे RCC कंक्रीट दिया हुआ तो M30 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्स्ड बार इज D, द एंकरेज वैल्यू कितना होता है, 60 होता है, 65, दैट इज स्टैंडर्ड जो इसका वैल्यू होता है 60 होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर फ्रेश ग्रीन कंक्रीट का मैक्सिमम कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना हो रहा है, कॉम्पैक्शन फैक्टर का जो मैक्सिमम ग्रीन का देखा जाए, ग्रीन कंक्रीट का तो 0.77 होता है इसका, लेकिन मैक्सिमम जो पूछ रहा है तो मैक्सिमम मेरा 1 तक जाता है। इस मैक्सिमम अगर पूछा जाए, एवरेज अगर देखा जाए, एवरेज कॉम्पैक्शन फैक्टर देखा जाए ग्रीन कंक्रीट का तो कितना होता है, 0.77 होता है, बट मैक्सिमम बोल रहा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम इसको 1 तक मेजर कर सकते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट है, एज पर फॉर 562,000 इन द लिमिट स्टेट डिजाइन फ्लेक्चर मेंबर द स्ट्रेन इन एनफोर्समेंट बार अंडर टेंशन में पूछ रहा है अल्टीमेट स्ट्रेन, टेंशन में कितना होगा एनफोर्समेंट का, जो टेंशन में एनफोर्समेंट का जो स्ट्रेन होगा वो पूछ रहा है कितना होगा। अगर स्ट्रेन डायग्राम देखा जाए, स्ट्रेस डायग्राम हो गया, स्ट्रेन डायग्राम देखा जाए तो यहाँ पे टेंशन लगता है, यहाँ पे कंप्रेशन साइड में, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होता है स्ट्रेन वो कितना होता है, 0.0035, इस लेवल पे अगर देखा जाए तो 0.002, और टेंशन साइड में देखा जाए तो 0.002 प्लस 0.087 F// डिवाइड बाई ES। टेंशन साइड में देखा जाए तो टेंशन साइड में जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इन टेंशन साइड कितना होता है, 0.002 प्लस 0.87 F// डिवाइड बाई
इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील, ये टेंशन साइड में होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्लूवियल सॉइल। क्लूवियल सॉइल या टॉलेस्ट सॉइल किसकी वजह से बनता है? तो ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है और उसके वजह से जो सॉइल बनता है ट्रांसपोर्टेड बाई, ग्रेविटी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेड होकर जो सॉइल बनता है उस सॉइल को हम लोग टॉलेस्ट सॉइल या क्लूवियल सॉइल बोलते हैं, दैट इज बी। ए फ्लो नेट कैन बी यूज टू, फ्लो नेट किस में यूज करते हैं? तो फ्लो नेट को हम लोग जानते हैं कि परमिएबिलिटी इसमें यूज नहीं करते हैं। परमिएबिलिटी निकालने के लिए हम लोग फ्लो नेट का यूज नहीं करते हैं। ये पूछ रहा है किसको यूज करते हैं, इसको किसको मेजर करने के लिए, फ्लो नेट के यूज किसको डिटरमाइन करने के लिए होता है? तो सीपेज सही है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी गलत है। सीपेज सही है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी गलत है। सीपेज एंड एग्जिट ग्रेडियंट दोनों सही है। सीपेज, एग्जिट ग्रेडियंट एंड एप्लिफ्ट प्रेशर ये भी सही है। मीन्स इसमें ये भी सही था, ये भी सही, लेकिन ये एग्जैक्ट सही होगा, इसमें एप्लिफ्ट प्रेशर भी है। इस तरह से इसका आंसर नियरेस्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉयड रेशियो। बॉयड रेशियो प्रेशर डायग्राम सो, बॉयड रेशियो और प्रेशर डायग्राम का एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। पूछ क्या रहा है इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का पहले हम लोग जानते हैं ए बी से इंडिकेट करते हैं और डेल ई डिवाइड बाई डेल पी होता है। डेल पी चेंज इन प्रेशर हो गया, तो डेल ई कितना होगा? चेंज इन बॉयड रेशियो 0.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखा जाए चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा? 17.5 एंड 70, तो 0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 5.2 मीन्स 0.2, 0.2 दैट इज सी। नेक्स्ट है विथ एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स और लिक्विड लिमिट में क्या रिलेशन होता है? अगर कंप्रेशन इंडेक्स का वैल्यू देखा जाए तो 0.009 WL-10 किसके लिए होता है? अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए। अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए इसका वैल्यू होता है जो कंप्रेशन इंडेक्स का 0.009 WL-10। तो यहाँ से देख रहे हैं कि CC जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लिक्विड लिमिट का। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर लिक्विड लिमिट का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो जो कंप्रेशन इंडेक्स है वो भी इंक्रीज करेगा, दैट इज सी, क्योंकि कंप्रेशन इंडेक्स का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है सॉइल का। द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज इतना, इफ दैट सैचुरेटेड वाटर कंटेंट दिया हुआ मीन्स गामा डब्ल्यू का डेंसिटी दिया हुआ है ना, डी का वैल्यू दिया हुआ 1.5, वाटर कंटेंट दिया हुआ है मेरा 50%। तो पूछ क्या रहा है? सबमर्ज डेंसिटी एंड सैचुरेटेड डेंसिटी। एक हम लोग जानते हैं कि सबमर्ज डेंसिटी जो होता है, सबमर्ज डेंसिटी होता है वो कितना होता है? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। सबमर्ज डेंसिटी इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। हम लोग गामा सैचुरेटेड निकाल देंगे। गामा सैचुरेटेड का एक वैल्यू होता है, अगर गामा या फिर ये गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, या फिर इसको डेंसिटी फॉर्म में करें तो डेंसिटी फॉर्म में भी सेम फार्मूला होता है। एक और रिलेशन होता है, अगर गामा सिग्मा डी का वैल्यू देखा जाए तो सिग्मा सैचुरेटेड डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ से बल्क मॉडुलस बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी दिया हुआ मेरा कितना? 1.5, 1 प्लस डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ 50%, तो 0.5 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है? 2.25। तो सैचुरेटेड मेरा कितना आ जाएगा? सैचुरेटेड डेंसिटी आ गया 2.25 और इसमें से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा 1.25। तो ये हो जाएगा सबमर्ज के लिए। तो ये हो गया सैचुरेटेड और ये हो गया सबमर्ज। इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्या कर रहा है? इन द स्टेबिलिटी एनालिसिस द टर्म मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेंथ पूछ रहा है क्या होता है? तो मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेंथ जो होता है वो बोल रहा है इन द स्टेबिलिटी एनालिसिस में मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेंथ होता है। मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेंथ जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जितना लोड जितना स्ट्रेंथ उसी को बोलते हैं मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेंथ, दैट इज बी। अप्लाइड शियर स्ट्रेंथ इज नोन एज मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल इज कंसिडर्ड एज ए फेज। मतलब पूछ रहा है कि सॉइल कितने फेज का होता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में? तो सॉइल जो होता है 3 फेज का होता है। पहला में होता है एयर, दूसरा में होता है वाटर और तीसरा में होता है सॉलिड। 3 फेज का होता है एयर, वाटर एंड सॉलिड। तो सॉइल 3 फेज का होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट है द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल डिपेंड्स अपॉन।
लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है किस पे डिपेंड करता है, स्किन फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है और पॉइंट रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बेल फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ, जो बेल फाउंडेशन होता है किस टाइप का होता है, पेनोमैटिक केजन, ओपन केजन। जो बेल फाउंडेशन होता है पूछ रहा है कि बेल फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ, बेल फाउंडेशन जो होता है ओपन केजन टाइप का एक फाउंडेशन होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट है टू सॉइल सैंपल ए एंड बी हैविंग पोरोसिटी एन ए एंड एन बी 60% दिया हुआ है, पोरोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट सॉइल का पोरोसिटी दिया हुआ है, सेकंड सॉइल का पोरोसिटी दिया हुआ है, और बॉयड रेशियो का रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, बॉयड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, पोरोसिटी 1 माइनस पोरोसिटी। ठीक है, अगर यही रिलेशन हम लोग पोरोसिटी का निकालते हैं तो क्या होता है, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ये हो गया बॉयड रेशियो। अब दोनों का रिलेशन निकाल दें, यहाँ पर एक ए और बी करके निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है सिंपल फार्मूला पे सिर्फ लगाना, ई इज इक्वल टू एन, अगर ए का निकाल रहे हैं तो ए डिवाइड बाई 1 माइनस एन ए। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है दोनों का निकाल के रेशियो 4/9 आएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो किस पे डिपेंड, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पूछ रहा है कि टेम्परेचर से क्या रिलेशन, तो हम लोग जानते हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का, और विस्कोसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से देख लिए कि के जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर का, ऐसे कह सकते हैं कि जो परमेबिलिटी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो परमेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर, बच्चा रिलेशन पूछ रहा है अर्थ प्रेशर रेस्ट में। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है पैसिव होता है, के पैसिव इज ग्रेटर देन के रेस्ट इज ग्रेटर देन एक्टिव। सबसे छोटा जो होता है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है सबसे कम होता है, उसके बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट होता है वो होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव होता है। दूसरा रिलेशन होता है के एक्टिव इंटू के पैसिव का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर एंड कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर इज इक्वल टू 1, इट इज ऑलवेज। अब देख लेते हैं कि अर्थ प्रेशर जो होगा रेस्ट के केस में ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर सही है, बट लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर। तभी हम लोग देखें कि जो रेस्ट था वो कम था किससे, के पैसिव से, और ज़्यादा था किससे, के एक्टिव से। तो यही बोल रहा है ग्रेटर देन एक्टिव से ग्रेटर है, ठीक है, और लेस है किससे, पैसिव से। तो इस तरह से मेरा ये सही हो गया, बस यही रिलेशन इसमें। नेक्स्ट है द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल, लिक्विड लिमिट दिया हुआ है और प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है सॉइल का रिस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन 0.002 mm इज 25। अच्छा 2 माइक्रोन जो सॉइल साइज है उसका जो परसेंटेज फाइनल है वो 24 है। पूछ रहा है एक्टिविटी कितना होता है, एक्टिविटी का हम लोग जानते हैं, एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिविटी इज इक्वल टू IP डिवाइड बाई परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन, IP डिवाइड बाई परसेंटेज फाइनर 2 माइक्रोन। IP का वैल्यू कितना होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई IP कितना हो गया 24 दिया हुआ है, 65 माइनस 25। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्टिविटी बराबर होगा 65 माइनस 25 डिवाइड बाई 24। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा 1.5 आ रहा है, दैट इज सी। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हो गया, हम लोग देख लिए 50 क्वेश्चन। ये पेपर 5 था किसका, BPSC द्वारा जो है असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था BPSC का 3/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसी का क्वेश्चन था पेपर 5, उसको हम लोग सॉल्व किए। बाकी जो इसका नेक्स्ट जो पेपर है पेपर नंबर 4 उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे।